अब तुमसे जुदा हो रहा हूँ। आगे तुम्हें वाहे गुरु के हवाले करता हूँ। मेरे पास 50 रुपए बचे हैं, अगर जरूरत है तो ले लो। मैंने कहा, तुम्हारा शुक्रिया सरदार जी। अक्षर सिंह ने मुझे 200 रुपए अलग दिए हैं। वाहे गुरु तुम्हारी रक्षा करे। वो बोला, अच्छा भाई, अब तुम जानो तुम्हारा काम। सत श्री अकाल। ये कहकर शेर सिंह डिब्बे से बाहर निकल गया। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुक चुकी थी। मैंने अपने थैले को सीट पर रखा और साबुन और टूथपेस्ट लेकर बाथरूम में घुस गया। मैं ज्यादा से ज्यादा देर तक बाथरूम में रहा। मुंह धोकर दाढ़ी के बालों में हल्की हल्की कंघी की। कमबख्त गाड़ी अभी तक दिल्ली स्टेशन पर ही थी। बाथरूम से निकला तो डिब्बे में एक हिंदू फैमिली बराजमान थी। एक हिंदू लाला था, उसकी भारी भरकम बीवी और एक नौजवान लड़की थी जिसने जर्द रंग की साड़ी पहन रखी थी। माथे पर तिलक लगा था। वो सामान को परीने से लगा रही थी। हिंदू लाला बार बार बिस्तर बिछाने की हिदायत कर रहा था। उन्होंने मुझ पर एक निगाह डाली और फिर अपने काम में लग गए। मैं एहतियातन बर्थ पर चढ़कर लेट गया। दिन निकल आया था। बंबई एक्सप्रेस अभी तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं तिरछी निगाह से डिब्बे के दरवाजे को देख लेता था। दरवाजा बंद था। प्लेटफॉर्म की तरफ से लोगों की आवाजें आ रही थीं। खुदा खुदा करके गार्ड की सीटी की आवाज आई। तीसरी सीटी पर इंजन ने भी विसल दिया और फिर ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता आगे को खिसकना शुरू हो गई। नई दिल्ली के स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक हिंदू बैरा अंदर दाखिल हुआ और नाश्ते का पूछने लगा। मैंने भी नाश्ते का ऑर्डर दे दिया था। तीसरे स्टेशन हजरत निजामुद्दीन पर बैरा मेरे लिए नाश्ता ले आया। हिंदू फैमिली शायद घर से नाश्ता करके आई थी। उन्होंने सिर्फ चाय मंगवाई। गाड़ी वहां से चली तो मैं बर्थ पर ही बैठ कर नाश्ता करने लगा। हिंदू लाला की बीवी ने डिब्बे में से थोड़ी सी मिठाई निकाल कर प्लेट में रखी और लड़की से कहा, लीला बेटी, भाई साहब को ये मिठाई दो। मैंने कहा, धन्यवाद माताजी, मैं मिठाई नहीं खाता, वो भी इतनी सुबह। हिंदू लाले ने मुस्कुरा कर कहा, खा लो बेटा, टल वालों की खालिस मिठाई है। दिल्ली के चांदनी चौक में टल वालों की एक पुरानी दुकान है जहाँ कांसी के टल लटके रहते हैं। उस हलवाई की मिठाई सारे शहर में मशहूर है। कहते हैं कि उन लोगों के दादा परदादा शाही किले में मिठाई सप्लाई किया करते थे। मैंने लीला के हाथ से प्लेट थाम ली और कहा, थैंक यू। वो शर्मा कर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और कोई फिल्मी रिसाला पढ़ने लगी। मैं किसी भी मुसाफिर से ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता था, लेकिन हिंदू लाले ने पूछा, सरदार जी कहाँ जा रहे हैं? मैंने चाय का घूंट भरते हुए कहा, बम्बई। हिंदू लाला बड़ा खुश हुआ। बोला, तब तो खूब साथ रहेगा, हम भी बम्बई जा रहे हैं। लीला वहाँ डॉक्टरी में पढ़ती है। मेरा भी भिंडी बाजार में कपड़े का कारोबार है। तुम बम्बई किसके पास जा रहे हो? ये सवाल जवाब तो होने ही थे। क्या करता, बस इतना कहा, मेरे बड़े भाई शेर सिंह का वहाँ गिराज है, मैं उसके साथ गिराज में काम सीखता हूँ। इस पर हिंदू लाले ने कोई ज्यादा दिलचस्पी का इजहार न किया और अपनी बीवी से बातें करने लग गया। लेकिन मैंने महसूस किया कि उनकी लड़की लीला ने रिसाला पढ़ते हुए दो एक बार मुझ पर तिरछी नजर डाली। ये भी एक कुदरती बात थी। मैं खामोशी से नाश्ता करता रहा। नाश्ता करने के बाद ट्रे बर्थ पर ही एक तरफ रख दी और बर्थ पर नींद तराज होकर अखबार का मुताला करने लगा। ट्रेन अगले स्टेशन फरीदाबाद जाकर रुकी तो बैरा चाय का सामान और पैसे लेकर चला गया। जाते जाते कह गया कि खाना मिथरा स्टेशन पर लाऊंगा। मिथरा का शहर दिल्ली से 145 किलोमीटर के फासले पर है। जहां हिंदू फैमिली ने खाने का बड़ा डिब्बा निकाल कर मुझे भी दावत दी, मगर मैंने बड़ी शाइस्तगी से शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया। बैरा मेरे लिए खाना ले आया था। मिथरा स्टेशन पर गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी थी। जहां से ट्रेन रवाना हुई तो स्टेशन पर स्टेशन छोड़ती चली गई। आगरा शहर आया और गुजर गया। धूलपुर भी गुजर गया। ग्वालियर ट्रेन 10-15 मिनट तक रुकी रही। मैं अब बर्थ से उतरकर खिड़की के साथ अपनी सीट पर बैठ गया। मैं काफी हद तक खतरे की पहुंच से बाहर निकल आया था। जहां से गाड़ी रवाना हुई अब उसका अगला पड़ाव 100 किलोमीटर के फासले पर झांसी का मशहूर शहर था। मौसम जहां काफी हद तक खुशगवार हो गया था। पंजाब की सख्त सर्दी पीछे रह गई थी और सिर्फ फजा में खुनकी ही थी। ट्रेन एक दरिया पर से गुजरी तो लीला मेरे साथ वाली खाली सीट की खिड़की में आकर बाहर दरिया का नजारा करने लगी। मेरा मुंह भी खिड़की से बाहर था। एक बार हम दोनों की आंखें चार हुई तो लीला मुस्कुराई। मैंने अपना चेहरा अंदर कर लिया और अखबार पढ़ने लगा। हिंदू लाला की बीवी पूरी सीट पर पड़ी खर्राटे ले रही थी। शाम के साये फैलने लगे थे। हिंदू लाला भी अपने बिस्तर पर नींद दराज था। झांसी पहुंचकर ट्रेन रुकी तो शाम का खाना आ गया। अब हिंदू लाले ने पूछा, बेटा तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मैंने कहा, मेरा नाम हरनाम सिंह है महाराज। वो बोला, बड़ा अच्छा नाम है, मजहबी सिख तो नहीं होना? मैंने जो ही कह दिया, जी नहीं, मैं तो अकाली सिख हूँ। लाला हंसकर बोला, बम्बई में मेरे कई अकाली सिख दोस्त हैं। तुम भिंडी बाजार मेरी दुकान पर आना, तुम्हें मिलवाऊंगा। भिंडी बाजार में आकर किसी से स्वदेशी भंडार वाले लाला करमचंद का नाम पूछ लेना। मैंने कोई जवाब न दिया। झांसी के बाद ललितपुर आया तो रात हो गई थी। मैं बर्थ पर जाकर लेट गया। ट्रेन पूरी रफ्तार से उड़ी जा रही थी। कई छोटे छोटे स्टेशन गुजरते चले जा रहे थे। ट्रेन का अगला पड़ाव भोपाल था। भोपाल ट्रेन सुबह के वक्त पहुंचती थी। जब रात काफी गहरी हो गई तो मैं बर्थ से उतरकर बाथरूम में गया। बाथरूम से निकला तो देखा कि हिंदू फैमिली सारी की सारी सो रही थी। डिब्बे की बत्ती भी उन्होंने मद्धम कर रखी थी। मैं खामोशी से अपने बर्थ पर चढ़कर लेट गया। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। मैंने आंखें बंद ही रखी। अचानक मुझे अपने बाजू पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ। मैंने चौंक
कर आंखें खोलती। डिब्बे की धीमी रोशनी में मुझे लीला का पुरस्कार मुस्कुराता चेहरा दिखाई दिया। उसने मेरे करीब से गुजरते हुए मेरे हाथ में एक चिट थमा दी और अपनी सीट पर जाकर लेट गई। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, उसके माता पिता बेखबर सो रहे थे। भारत में बड़ी आजादी है, लड़की अगर किसी को पसंद करती है तो उससे बेधड़क बात कर लेती है। शायद लीला को मैं पसंद आ गया था और उसने मुझे प्रेम पत्र लिख कर मेरे हाथ में थमा दिया था। मैंने छोटा सा कागज का टुकड़ा अपनी पतलून की जेब में रख लिया और आंखें बंद करके पड़ा रहा। अभी भोपाल नहीं आया था। कुछ देर बाद डिब्बे के शीशों में से दिन की हल्की हल्की रोशनी अंदर आने लगी। फिर भोपाल का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन करीब आ गया। हिंदू फैमिली बारी बारी गुस्ल खाने में गई। सबसे आखिर में मैं गया। ट्रेन की रफ्तार हल्की हो रही थी। भोपाल करीब था। मैंने कागज का टुकड़ा जेब से निकाल कर देखा। उसमें हिंदी में लिखा था, मुझे इस नंबर पर बंबई पहुंचकर फोन करना। नीचे उसका फोन नंबर लिखा था। मैंने कागज का टुकड़ा पतलून की पिछली जेब में ठूस लिया। गुस्ल खाने से फारिग होकर बाहर निकला तो ट्रेन भोपाल के आलीशान रेलवे स्टेशन में दाखिल हो चुकी थी। मेरी नजर लीला पर पड़ गई। उसने मुस्कुराकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। फिर उसने मुझे चाय थर्मस में से निकाल कर दी और कहा, आप घर की चाय पिए। हिंदू लाला की बीवी बोली, ये लीला ने खुद बनाई है बेटा। यूं ही सफर तय होता रहा। सारा दिन ट्रेन बंबई की तरफ रवा दवा रही। होशंगाबाद आया, अडारसी का स्टेशन आया। खंडवा पहुंचे तो दिन बीत चुका था। रात के पहले पहर ट्रेन बुरहानपुर पहुंच गई। फिर रात आ गई। रातों रात भुसावल, जुलगांव, चालीसगांव और नंदगांव के शहर भी गुजर गए। आधी रात के बाद जाकर कहीं नासिक रोड का स्टेशन आया। उसके बाद देवलाली, और जब गाड़ी उगतपुर के स्टेशन पर रुकी तो दिन निकल आया था। जहां से ट्रेन को बिजली का इंजन लगा दिया गया। अब बंबई जहां से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर रह गया था। 2 घंटे बाद बंबई शहर का पहला मज़ाफाती रेलवे स्टेशन कल्याण आ गया। कल्याण से बंबई का बोरीबंदर रेलवे स्टेशन 50 किलोमीटर रह जाता है। इस दौरान में हिंदू फैमिली से मेरी काफी दोस्ती हो गई थी। लीला से बातें भी हुई थी। उसने मुझे अपने मेडिकल कॉलेज और अपनी सहेलियों के नाम भी बता दिए थे। कल्याण के बाद यूं तो कई लोकल स्टेशन आए, मगर ट्रेन सिर्फ दादर पर जाकर रुकी। जहां से चली तो बंबई के दूसरे सबसे बड़े रेलवे स्टेशन बोरीबंदर के कुशादा प्लेटफॉर्म में दाखिल हो गई। अब मैं हिंदू फैमिली और लीला को भूलकर बड़ी चौकस नजरों से प्लेटफॉर्म का जायजा ले रहा था। एक हुजूम था, खल्के खुदा का दरिया था जो बह रहा था। जहां कौन किसी को देखता था। मैं भी थैला उठाए भीड़ में गुम हो गया। फर्स्ट क्लास के गेट पर ज्यादा रश नहीं था, लेकिन वहां मिलिट्री पुलिस के 2 जवानों को देखकर मैंने थर्ड क्लास के गेट की तरफ रुख किया। जहां भीड़ के रेले के साथ मैं भी बाहर निकल गया। सामने सड़क के किनारे टैक्सियां खड़ी थी। मैं एक टैक्सी में जा घुसा और उसे ओपेरा हाउस चलने के लिए कहा। बंबई शहर मेरे लिए नया नहीं था। पहले भी इस शहर की आवारागर्दी कर चुका था। ओपेरा हाउस के चौक पर उतरकर मैं पैदल ही चरनी रोड की तरफ चलने लगा। शहर में ट्रैफिक का शोर मचा था। लोगों का हुजूम चल रहा था। चरनी रोड में दाखिल होने के बाद मैं महतात हो गया। दूर से मैंने अपने जासूस बल के मास्टर स्पाई हकीम सुलेमान शाह के मतब को देखा। उसका बोर्ड दुकान के बाहर वैसे ही लगा था और एक एम्बेसडर गाड़ी बाहर खड़ी थी। शायद हकीम साहब का कोई अमीर मरीज आया हुआ था। मैं एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया। चाय का कप मंगवा कर पीने लगा। बंबई की ट्रैफिक पुलिस का एक दुबला पतला सिपाही डंडा लटकाया रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और काउंटर के ईरानी मालिक की तरफ देखकर बोला, दादा एक गर्मा गर्म चाय का कप पिलाओ। साला भाग गया, मगर कहाँ जाएगा। पकड़ू ना तो घासी राम नाम नहीं। मैं खामोशी से बैठा रहा। सिपाही मेरे सामने वाले मेज पर बैठ गया। टोपी उतार कर उसने मेज पर रख दी। फिर अचानक उठकर मेरे पास आया। मेरा दिल एक बार तो जोर से धड़क उठा। सिपाही ने बड़े अदब से कहा, सरदार जी ये लून की शीशी ले लूं? चाय में नमक मिलाकर पीता हूं। मेरी जान में जान आई। मैंने कहा, ले लो जी। सिपाही ने नमकदानी उठाई और थैंक यू सरदार जी कहकर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मैंने उठकर काउंटर पर चाय के पैसे अदा किए और बाहर सड़क पर आकर हकीम साहब की दुकान की तरफ देखा। गाड़ी अभी तक बाहर खड़ी थी। अब मैं ज्यादा देर सड़क पर रुक नहीं सकता था। मैंने खुदा का नाम लिया और हकीम सुलेमान शाह के मतब की तरफ चलने लगा। मैं उसके मतब की ड्यूटी में से गुजर कर बैठक में गया तो देखा कि हमारा मास्टर स्पाई हकीम सुलेमान सफेद लिबास पहने अपनी संदूकची के पीछे गालीचे पर बैठा एक हिंदू औरत से बातें कर रहा था जो उसके पास ही बैठी थी। मैंने हाथ जोड़कर सलाम किया तो हकीम साहब ने नजरें उठाकर मुझे देखा। फिर कहा, बैठो सरदार जी, अभी देखता हूँ। उसके लहजे से मैं अंदाजा न लगा सका कि हकीम साहब ने मुझे पहचाना है या नहीं, क्योंकि उसका अंदाज बिल्कुल कारोबारी और रोजमर्रा का था। मैं बैठक में फर्श पर चुपके से बैठ गया। हिंदू औरत को हकीम साहब ने माजून की शीशी और कुछ पुड़ियां देकर कहा, बहन जी दवाई बाकायदगी से खाएं, भगवान अच्छा कर देगा, परसों आकर फिर दिखाइएगा। हिंदू औरत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बैठक से चली गई। उसके जाने के बाद हकीम साहब ने मेरी तरफ देखे बगैर अपने रजिस्टर पर कुछ लिखते हुए आहिस्ता से कहा, तुम्हारे पीछे कोई लगा तो नहीं हुआ? मैं समझ गया कि हकीम साहब ने मुझे एक सिख के रूप में भी पहचान लिया है। आखिर वो मास्टर स्पाई था, तजुर्बाकार जासूस था। मैंने कहा, मेरे पीछे कोई नहीं था। हकीम साहब अपनी जगह से उठकर मतब की ड्यूटी में आ गए। सामने ताक में रखे हुए लोटे में से पानी लेकर 2 एक बार कुल्ली की और रुमाल से मुंह पोंछते हुए मेरी तरफ देखकर बोले,
सामने वाली कोठरी में चले चलो। मैं जल्दी से उठकर हकीम साहब की कोठरी में घुस गया। थोड़ी देर बाद हकीम साहब भी कोठरी में आ गए। दरवाजा बंद करके बोले, तुमने बहुत देर कर दी। इन लोगों ने डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी नौरीन को किसी ऐसी जगह छुपा दिया है जिसका हम अभी तक सुराग नहीं लगा सके। मैंने हकीम साहब को बताया कि मेरे साथ क्या गुजरी, कैसे जम्मू में मेरा साथी शहीद हो गया, लेकिन हमने टारगेट उड़ा दिया था। हकीम साहब ने कहा, इसका मुझे पता चल गया था, लेकिन तुमने यहाँ आते आते बहुत देर कर दी। मैंने कहा, उन लोगों ने हमारे साइंसदान डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी को अगवा करके बड़ौदा अहमदाबाद के चंबल के पुराने खंडर में जेर जमीन लेबोरेटरी में रखा हुआ था। अब वहां से किसी दूसरी जगह क्यों ले गए? हकीम सुलेमान शाह ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा, फिर दरवाजा बंद करके बोला, भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस को मुखबरी हुई थी कि पाकिस्तानी कमांडो डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी को वापस निकालने भारत की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। ये मुझे मेरे एक खास आदमी ने इत्तला दी थी। मैंने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा असली मिशन तो डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी को यहाँ से निकाल कर पाकिस्तान पहुंचाना है। हकीम साहब बोले, मैं जानता हूँ। कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगे, मैंने अपने एक खास एजेंट को डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी का सुराग लगाने भेजा है। शायद वो कल शाम तक वापस आकर मुझे कोई इत्तला दे। ये अच्छा है कि तुम एक सिख के भेस में हो। तुम आज की रात किसी गुरुद्वारे में गुजारना, खबरदार किसी होटल में न ठहरना। कल शाम को मेरे पास आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब तुम जाओ। ये कहकर हकीम साहब कोठरी से निकलकर अपनी बैठक में चले गए। उनके जाते ही मैं भी कोठरी से निकल आया। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और ड्योढ़ी से होता हुआ बाजार में आ गया। बंबई शहर में सिखों के कई गुरुद्वारे हैं। एक बड़ा गुरुद्वारा पीला हाउस के पास भी है, जिसके साथ एक सराय भी है। मैं ट्राम में बैठकर पीला हाउस वाले गुरुद्वारे में आ गया, जहाँ ग्रंथ पाठ हो रहा था। सिख माथा टेक के चले आ रहे थे। मैंने भी अंदर जाकर माथा टेका, प्रसाद लिया और सराय में आकर एक अकाली सिख को देखा कि नीली पगड़ी पहने, सब्ज कुर्सी लगाए रजिस्टर सामने रखे बैठा था। मैंने जाकर सत श्री अकाल किया और बताया कि मैं दिल्ली से आया हूँ, इतने पैसे नहीं हैं कि किसी होटल में ठहरूं। अकाली सिख ने बेनियाजी से कहा, 50 रुपए लगेंगे सरदार जी, 2 रातें रह सकोगे, धर्मशाला में जगह नहीं है। मैंने उसी वक्त जेब से 50 रुपए निकाल कर अकाली सिख सेवादार के हवाले कर दिए। उसने मुझे एक दूसरे बूढ़े सेवादार के हवाले कर दिया, जो मुझे सराय की एक टूटी फूटी शिकस्ता कोठरी में ले आया। बोला, तुम्हारे पास बिस्तरा नहीं है? मैंने कहा, नहीं महाराज। सेवादार बोला, वाहिगुरु की कृपा हो तुम पर, घर से भाग कर आए हो? मैंने कहा, नहीं सरदार जी, अपने भाई को तलाश करने आया था, वो नहीं मिला। 2 रोज और उसे देखूंगा, ना मिला तो चला जाऊंगा। सेवादार कहने लगा, 10 रुपए मुझे दोगे तो बिस्तर ला दूंगा। मैंने उसे भी 10 रुपए दे दिए। वो मेरे लिए एक दरी, सरहाना और चादर ले आया। इसे फर्श पर बिछाकर सो जाना, संडास साथी है। वहाँ बाथरूम को लोग संडास कहते हैं। मैंने वहीं लंगर में खाना खाया। लंगर के खाने के उन्होंने मुझसे 2 रुपए वसूल कर लिए। दोपहर को कोठरी में पड़कर सो रहा। शाम को मुंह हाथ धोकर धर्मशाला से बाहर निकलकर टहलता टहलता पारसी के बुद्ध के इलाके की तरफ आ गया, जहां मुझे एक जगह फुटपाथ पर पब्लिक टेलीफोन का बूथ नजर आया तो दिल में ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना लीला को फोन किया जाए। ये एक जज्बाती सी ख्वाहिश थी। मैंने सिक्का डालकर नंबर घुमाया तो दूसरी तरफ से किसी मर्द की आवाज आई, हेलो। मैंने आगे से कोई बात न की और फौरन रिसीवर रखकर फोन बंद कर दिया। एकदम ख्याल आया कि मैं यहाँ रोमान लड़ाने नहीं आया। इस किस्म की छोटी छोटी जज्बाती ख्वाहिशात पर काबू पाना भी कमांडो की तरबियत में शामिल होता है। मैं टेलीफोन बूथ से निकलकर सामने मेट्रो सिनेमा वाले फुटपाथ पर आ गया, जहाँ बड़ी फैशनेबल दुकानें थीं। 2 एक स्नैक बार भी थे। एक स्नैक बार के करीब से गुजरा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, हाय हरनाम। मेरे कदम अपने आप रुक गए। ये किसी लड़की की आवाज थी। मैंने देखा कि मेरी ट्रेन वाली साथी लीला स्नैक बार से निकलकर मेरी तरफ मुस्कुराती हुई बढ़ रही थी। उसने तंग जीन्स और बगैर आस्तीनों की जैकेट पहन रखी थी। हरनाम, कितना अच्छा हुआ कि तुम मिल गए। आओ मैं तुम्हें अपनी सहेलियों से मिलाऊं। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देता, वो बड़ी बेतकल्लुफी से मुझे बाजू से पकड़कर स्नैक बार में ले गई। ये एक छोटा सा साफ सुथरा और चमकीले फर्नीचर वाला स्नैक बार था। लीला की सहेलियां भी मॉडर्न लिबास में थीं और कोई मशरूब पी रही थी। लीला ने मुस्कुरा कर कहा, माय फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हरनाम सिंह है, पंजाब से आए हैं बम्बई, बड़े स्मार्ट हैं। लड़कियों ने हेलो हेलो कहकर मुस्कुराते हुए मेरा खैर मकदम किया। गोलियों से भरा हुआ रिवॉल्वर उस वक्त भी मेरी जैकेट की अंदरूनी जेब में था। मैं वहां रुकना नहीं चाहता था, लेकिन लीला ने जबरदस्ती मेरे लिए आइसक्रीम मंगवा ली। फिर एक एक करके हेलो करती सारी लड़कियां चली गईं। खुदा जाने वो लीला को अपने बॉयफ्रेंड के साथ गपशप का मौका देना चाहती थी। लीला मुझसे बाजू से बाजू मिलाकर बैठ गई और बोली, क्या तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते हो? मैंने जरा पीछे खिसकते हुए कहा, क्यों नहीं? वो मुस्कुराते हुए बोली, फिर तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने कहा, अभी आज ही तुम्हें आया हूँ, बस गिराज में भाई साहब के पास गया था, खाना खाया और जरा सैर को निकला था कि तुमसे मुलाकात हो गई। सोचा था शाम को तुम्हें फोन करूंगा। लीला ने बिल मंगवाया और पर्स खोलकर नोट गिनते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मेट्रो में बड़ी अच्छी म्यूजिकल फिल्म लगी है, चलो उसका प्रीमियर शो देखते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे एक जरूरी काम है। लीला की बेतकल्लुफी से मुझे खौफ आने लगा था।